न्यूज़ 7 आपकी बात आपके साथ आपकी आवाज़। न्यूज़ 7 मैं हूँ आपके साथ देशराज वर्मा। हम इस समय हरदोई में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति वित्त विकास के राज्य मंत्री आए हुए हैं। मैं उनसे थोड़ा जनसंवाद करेंगे। इनका जो हरदोई में आगमन हुआ है किस कारण हुआ है और कुछ पूछना चाहेंगे कि हमारे सरकार और सभी इन चीज़ों के बारे में। आइए हम आपको जो हमारे राज्य मंत्री जी इनसे जनसंवाद करते हैं। सर, ये आप बताइए, आपका हरदोई में किस कारण आपका आगमन हुआ है? देखिए, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ 7 चैनल के दर्शकों को, संपादकों को और जो ब्यूरो चीफ हैं और चैनल के माध्यम से जितने देश प्रदेश में खबर जा रही है, आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपका चैनल भी अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में लोगों को सीधे अपनी बात पहुंच जाती है, जानकारियां हो जाती हैं और जिससे लोगों के अंदर जागृति आती है। तो आपका चैनल सबसे अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जितने टीम में काम कर रहे हैं सब लोगों को साधुवाद। सबसे पहले हरदोई आने का कारण एक तो ये था कि उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला 40% शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं और आपने देखा कि यहाँ की लोकसभा की 2 रिजर्व लोकसभा सीटें सुरक्षित हैं, विधानसभा की 3 सुरक्षित सीटें। शेड्यूल कास्ट 40% यहाँ निवास करता है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी दलित समाज की यही रहती है। तो यहाँ का जो मुख्य विषय था, दलित समाज के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और तमाम बुनियादी चीजें उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं, इस विषय में आज आना हुआ और अपने अनुसूचित वर्ग के लोगों से मिलना हुआ और लोगों के बारे में जाना। फिर अपने विभाग की भी हमने बैठक की, संबंधित समाज कल्याण अधिकारी से, विभाग के अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से, सबसे हमने मिला, जानना चाहा कि प्रगति रिपोर्ट क्या है। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लखनऊ से, दिल्ली से आ रही है, वो गांव गरीब तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, उसमें क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं और कहां कहां तक उन हमारे गरीब लोगों को उनके निराकरण का, समस्या का समाधान हो रहा है। इसके लिए हम जमीनी हकीकत जानने और परखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम लोग सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं। आज पहला मेरा उत्तर प्रदेश के सबसे दलित बहुल जिला हरदोई आगमन हुआ। तो मैं यही जानने के लिए आया कि देखिए हमारे समाज के लोग रहते हैं, क्या स्थिति परिस्थिति में उनके सुधार हुआ है, क्या इनके गांव गरीबी में कुछ तब्दीली आई है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है, क्या अधिकारी कोई गोलमाल तो नहीं कर रहे हैं, अधिकारी कोई वहां तक उनकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुने, उनको अधिकारी लाभ दे रहे हैं कि नहीं, इन्हीं विषय पर मैं आज यहाँ आया। अच्छा, ये तो सर, ये हमारे कुछ जो लोग समाज के हैं पीछे, जो उनको आगे गए किस तरीके से और कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, आगे भगवान बुद्ध ने कहा था कि अतदीपो भवना प्रकाश स्वयं बनिए और हम आपको, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करिए। आप जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे और संगठित नहीं बनेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, आपको कोई चीजें मिलने वाली नहीं है। सरकार चाहती है कि गांव गरीब को मिले, लेकिन आपको इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो आपको जानकारी नहीं होगी। जब आईएएस के लिए आप तैयारी करेंगे तभी आईएएस बनेंगे, आईएएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी पर जो भी योजनाएं सरकार की बनती है वो उसमें योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आपको जानकारी होगी, जब आप शिक्षित होंगे। और शिक्षित नहीं रहेंगे, जानकारी नहीं रहेंगे। पहले स्थिति ये थी कि गांव में एक आदमी पढ़ता था तो गांव वालों से चिट्ठी पढ़वा लेता था। आज सब लोग पढ़े लिखे हैं और लोगों के पास समय नहीं है, सब फेसबुक, सोशल मीडिया, यहाँ वहां सब अपना दौड़ भाग मचाए हुए। लेकिन यह है कि सच्चाई को कोई जान नहीं पाते हैं। सरकार ने सबसे ज्यादा, ये उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 4.5 लाख युवाओं को सीधे नौकरी का उन्होंने आमंत्रण दिया, हाथ में उनकी नौकरी का। इससे पहले सरकारें बनती थी, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, सेफई से इटावा से लिस्ट बन के आ जाती थी। एक ईमानदार एसपी का उसी दौरान ट्रांसफर हो गया, बोला गाजीपुर की भर्ती में गाजीपुर के लोगों को लेंगे, इटावा के नहीं लेंगे। उसका 24 घंटे में ट्रांसफर माननीय अखिलेश जी की सरकार में हो गया था। इस सरकार में ऐसा नहीं, ये पहली सरकार है कि ईमानदार मुख्यमंत्री है और आपने देखा 4.5 लाख लोग भवन में नियुक्ति पर सीधे गरीबों को उन्होंने हाथ में देने। आज देख रहे हैं जनधन खाता खुलवाया जा रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है,
और 15 पैसा वहां पहुंचता है, 85 पैसा बीच में से लोग खा जाते हैं। आज उनके खाते में पैसा जा रहा है। किसान सम्मान निधि 3,000 उनके खातों में जा रही है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से उनको चूल्हे दिए जा रहे हैं, आवास दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं। सीधे गांव गरीब तक खातों में गरीबों को किस तरह से देखिए राशन दिया जा रहा है। उनको पंडित दीनदयाल जी का नारा था अंत्योदय में अंत व्यक्ति का उदय। बाबा साहब भी ये चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति के अंदर खुशहाली समाज में आए। तो हम लोग चाह रहे हैं, अभी महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेस में, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, उद्घाटन किया है। अब समझ लीजिए कहाँ हम लोग गाजीपुर से लखनऊ आते थे, सुबह चलते थे, शाम को पहुंचते थे, शाम को चलते थे, सुबह पहुंचते थे। 8 घंटा 12 घंटा लगता, 4 घंटे में हम गाजीपुर से लखनऊ चले जाएंगे। तो आज मोदी जी, योगी जी, आप देखिए किस तरह से भी आप जो भी सरकार है, विकास आपको करना पड़ेगा। हम 4 घंटे में लखनऊ आ जाएंगे, 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीजें सरकार कर रही है। और हम चाह रहे हैं कि जब गांव खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा, तभी समाज बदलेगा और सरकार खुशहाल होगी। इसीलिए ये पहली सरकार है, ईमानदार सरकार है। और ये भ्रष्टाचार, गुंडा राजा देख लीजिए कि किस तरह से हमारे गाजीपुर जिला के माफिया मुख्तार अंसारी कभी जेल से सरकार चलाते थे, दिन दहाड़े बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या कर दिया। एक अतीक अहमद इलाहाबाद का माफिया था, राजू पाल स्वर्गीय, 7 दिन शादी हुई थी, पूजा पाल को विधवा बना दिया। मेहदी भी हाथ से नहीं छूटी। तो अराजकता, गुंडे माफिया जितने हैं आज जेल में, आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि संकट से हनुमान बचाएं, योगी जी से जान छुड़ावें। स्थिति ये है कि हालत खराब है। आज हर आदमी अमन चैन चाह रहा है और हर आदमी खुशहाली चाह रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम शांति से जिए, कानून का राज है। कानून व्यवस्था पहले नंबर पे है, सरकार और ईमानदार कर रही है। कुछ हमारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी के ईमानदार इस छवि को, ईमानदारिता को नहीं पहचान पा रहे। विपक्ष है, आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। माननीय अखिलेश यादव जब 5 साल मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के खिलाफ जनता ने 325 सीटें बीजेपी को दी। इससे पहले माननीय बहन जी की सरकार थी, उनके खिलाफ ही सरकार। तो ये आज देखिए कि सपा बसपा दोनों मिलकर के विगत लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के रथ को नहीं रोक पाई। तो सपा बसपा अलग अलग लड़ रही है, क्या योगी जी को रोक पाएंगे ये लोग? ईमानदार के आगे भ्रष्ट विमान नहीं लड़ पाएगा। योगी जी की देखते हैं, पिताजी कोरोना काल में स्वर्गीय हुए, योगी जी देखने तक नहीं गए। अगर सर ये घटना जो लखीमपुर में हुई थी, इस पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, जो घटना वहाँ पर घटित हुई, इस पर आप क्या कहते हैं? किसान आंदोलन घटना घटी, वो घटना हादसा दुर्घटना होती रहती है। उसमें जो इत्तेफाकन घटना हुई थी, उसमें जो भी आरोपी थे, उसमें 3-4 लोग वहां के निधन हुआ था उनका, और सरकार उसमें संवेदनशील हुई। तत्काल घटना के ऊपर पुनरावृत्ति और लगाम लगाई गई और जो दोषी अधिकारी थे, चाहे दोषी संबंधित लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और सरकार कानून व्यवस्था, चाहे अपना मंत्री हो, चाहे मंत्री का लड़का हो, देखे आपने मंत्री के लड़के को, उसमें जेल भी हुई। तो सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। और रहा सवाल किसान आंदोलन, तो इस समय धान कटाई का समय चल रहा है। किसके पास इतना टाइम है कि सालों भर से एसी लगा के, फ्रिज कूलर लग करके वहां सड़कों पर रख करके आंदोलन कर रहे हैं? ये भाड़े के लोग हैं, किराए के लोग हैं, बिचौलिए के लोग हैं। किसान आंदोलन चलाने वाले हार्दिक पटेल कहाँ चले गए? बहुत बड़े 10 लाख की रैली किए थे गुजरात में, कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया कुमार कहाँ चले गए? देश के 2 टुकड़े कर रहे थे, इंशाल्लाह करवा रहे थे। जेएनयू गए थे पढ़ने, वहीं से नेता बनने लग गए। देश विरोधी नारे उनके ही कैंपस में लगे। और आज कहाँ खड़े हैं कन्हैया कुमार? चले गए कांग्रेस में। जिग्नेश मेवाड़ी दुनिया के दलितों को इकट्ठा कर रहे थे, कांग्रेस में चले। जिस कांग्रेस ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवा दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं की, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को मरने के बाद तक भारत रत्न नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने तक नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसके 54वीं भर में मेंबर मत बनो। तो आज देखिए सब कांग्रेस क्या, ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। आज विदेशी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिमूर्ति है, सोनिया राहुल प्रियंका जी। अच्छा सर, ये बताओ 2022 को लेकर आपकी रणनीति, महंगाई और पेट्रोल लेकर जो जनता सवाल पूछ रही है, किसानों की समस्याएं हैं, अभी जैसे जो जानवर जो खेतों पर लोग किसान परेशान है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जानवर है ये सब थोड़ा सा दिक्कतें हैं, किसानों के लिए समस्याएं आ रही है। चूंकि ये है कि लोग गाय पालते हैं और बछिया को रख लेते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं। गाय का दूध खाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि साढ़ भैंसा का कोई इंतजाम नहीं है।
रोड पे घूम रहे हैं। उसके लिए भी सरकार हर ब्लॉक स्तर पे पशु आश्रय केंद्र खोली हुई है और संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को लगाया गया है कि इनके ऊपर थोड़ा सा उनको पशु चारा दे होके उनको एक जगह सुनियोजित तरीके से उनकी व्यवस्था की जाए। हर जगह जिला अधिकारियों को निर्देशित किया भी गया है। रहा सवाल महंगाई पेट्रोल डीजल का, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा, क्या है जमीनें तो बढ़ नहीं रही, आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन कोई रबड़ है नहीं। तेल आयातित होता आता है, इंडिया में तो होता नहीं है, बाहर से आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीजें घटती बढ़ती रहती है। पहले घर में एक गाड़ी होती थी तो हम लोग ननिहाल चले जाते थे, ससुराल जब फुआ के यहाँ चले। अब घर में जितने लोग हैं उतने पास गाड़ी है, बीवी के पास अलग, बेटा के पास अलग, बहू के पास अलग और बाप के पास अलग। तो बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हर परिवार में एक गाड़ी होनी चाहिए। और पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ते रहेंगे, जब गाड़ियां बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे, जनसंख्याएं बढ़ेंगी, खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी, तो इस पे भी नियंत्रण होना चाहिए। इन सब मिलकर के सरकार और हम सब लोगों को मिलकर के सामूहिक इस पे फैसले लेने की जरूरत है और इस पे विचार करने की जरूरत है। नहीं तो स्थिति है, जमीनें पहले एक परिवार में एक लोग कमाते थे, 10 लोग खाते, आज सीधा देख लिए 10 लोग 10 अलग अलग परिवार सब बिखर रहा है, टूट रहा है समाज। तो स्थितियां बड़ी बनती जा रही है। गाँव में जो शहर और गांव में अंतर होता था, गांव शहर हो गया, सड़कों पे लोग जब देख रहे हैं कि पहले एक घर होता था, अब 10 घर बन गए, जमीन तो बढ़ नहीं रही है। तो इसलिए हमको जनसंख्या भी नियंत्रण रखना पड़ेगा और हम तो हमारे तो ये अनुपालन करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बनेगा और तभी सारी चीजें हम तक पहुंचेगी। ये 2022 को रणनीति जो तैयारी चल रही है सभी पार्टियों की, इस पर जो बीजेपी जो इस समय जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है, और 2022 को लेकर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, 2022 को लेकर के हमारी रणनीति ये है कि हम अपनी श्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदार छवि को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सोच ईमानदार, काम धंधा, और जो हम गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, इसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और फिर इस बार हम 325 सीटें दोबारा जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाएंगे, क्योंकि ईमानदार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ईमानदार छवि है इनकी। और रात दिन आपने देखा होगा, जब से मुख्यमंत्री बने एक दिन भी आराम नहीं किया है और रात दिन 24 घंटा हर जिले में 1 दिन 2 दिन जा रहे हैं और प्रतिदिन रात दिन काम कर रहे हैं। तो इससे जितने चोर, 420 बेईमान, मक्कार, लुटेरा और गुंडा, गैंग, माफिया सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी योगी जी चले जाए और हम लोग फिर लूटपाट शुरू कर दे, थाने से वसूली करना शुरू जाए, बैंक की डकैती डालना शुरू जाए, बहन बेटियों का बलात्कार करना शुरू जाए, विचार करना शुरू कर दे और हम लोग फिर जो है कि गौमान शुरू कर दे और फिर जाकर के गोकशी शुरू कर दे। तो अब ये जनता इन सब चीजों से उब चुकी है और जनता शांति और में कमाना खाना रहती है, कानून और न्याय का राज चाहती है। योगी जी के नेतृत्व में ये जनता फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और जो 20 साल की सपा बसपा की कुशासन है उसको योगी जी को 10 साल के लिए फिर उनके हाथों में नेतृत्व देगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सब लोग के माध्यम से आपने मेरी बात को पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे अभी जिनसे हमने अभी मुलाकात की और उन्होंने चलिए अपना राज्यमंत्री जो हमने क्वेश्चन किए उन्होंने उसका उत्तर दिया। मैं जो हमारे ये राज्यमंत्री का नाम जो है रामहरदे जी है, मैं इनसे मिलकर बहुत खुश हुआ और इन्होंने जो मैंने पूछा इन्होंने सब कुछ उसका उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।